हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपकी प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, संस्कृति का मुख्य वाहक है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक। ठीक है, प्रतीक, संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम, इन्होंने अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इसके बारे में बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी तथा आदर्शहीनतावादी, और चौथा प्रकार है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि वह चौथा प्रकार कौन सा है आत्महत्या का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग्यवादी आत्महत्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैरेन डार्क के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता है। तो सही कूट का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चारों ही हैं, यानी पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, हीरक समान वर्ग संरचना। ठीक है, संघर्ष का विनिमय एवं संस्थाकरण। तो यह चारों प्रकार है डैरेन डार्क के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषताओं में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3, जीवन वृत्त और इतिहास। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेविस स्ट्रास का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है। तो यह आधारित है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर। ठीक है, यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ्रेड शुर्ज का प्रघटना शास्त्र बल देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्वैश्विकता। ठीक है, अंतर्वैश्विकता। अल्फ्रेड शुर्ज यूरोप में फासीवाद के फैलने के बाद सन 1939 में अमेरिका चले आए। यहाँ उन्होंने कुछ समय के लिए अंशकालीन रूप से अध्यापन का कार्य किया और बाद में वर्ष 1952 में वे पूर्णकालिक रूप से अध्यापन कार्य में जुट गए। शुर्ज ने चेतना से हटकर अंतः विषय परकता यानी इंटर सब्जेक्टिविटी, साथ में जीवन जगत और हम तथा वे के संबंधों को अपने अध्ययन विवेचन का केंद्र बनाया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप से अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष, ये तीनों ही सम्मिलित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अराजकतावाद पद्धति पर तर्क किस उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पी फेयरबैंड। ठीक है, डी पी फेयरबैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्षेत्रीकरण की अवधारणा संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर सी, डी.वी. हार्वे होगा। ठीक है, डी.वी. हार्वे ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया? तो यह आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बोगार्ट्स। ठीक है, इन्होंने सामाजिक दूरी का पैमाना प्रस्तुत किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस तार्किक क्रम में लगाइए जिसमें पीटर बर्गर ने उनकी व्याख्या की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वभावगत, संस्थागत, वैधिकरण और बाह्यकरण। ये 4 प्रकार हैं, इन्हें क्रम में लगाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SF नाडेल ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि समाजशास्त्र का उद्भव दो ही कारण से हुआ था, एक फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा औद्योगिक क्रांति। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए.के. शरण। ठीक है, ए.के. शरण होगा, यहाँ पे सरल नहीं शरण होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात प्रमाप। ठीक है, अनुपात प्रमाप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम फूको के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है। इसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। ज्ञान के उत्पादन द्वारा दूसरों पर शासन करते हैं, ज्ञान का उच्चतम रूप अधिकतम शक्ति रखता है, ज्ञान शक्ति का सर्वदा प्रतिवाद होता है। तो यह सभी मिशेल फूको से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियरे बोर्दियो के हैबिट्स की अवधारणा इंगित नहीं करती है? तो विशेष रूप से आप लोग नहीं पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के संजाल को, ठीक है, इसकी बात इन्होंने नहीं की है। तीनों ऑप्शन सही हैं। सामाजिक संसार से व्यवहार करने हेतु मानसिक व संज्ञानात्मक संरचनाओं के आंतरीकरण के उत्पादन को, एक सामूहिक घटना को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेरिडा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भाषा व्यवस्थित व स्थिर होती है, जबकि डेरिडा ने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा है कि भाषा व्यवस्थित न होकर के अव्यवस्थित तथा अस्थिर होती है। यह क्वेश्चन एनटीए नेट में एक बार पूछा भी जा चुका है। तो भाषा अस्थिर और अव्यवस्थित होती है, ऐसा डेरिडा ने कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जे हेबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रयोग की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन संसार के उपनिवेशीकरण। ठीक है, जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेड बामन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए व सही कूट का चयन कीजिए। तो आइए पहले मिलान कर लेते हैं। अल्पतंत्र का लौह नियम, तो यह संबंधित आपके मिशेल से। ठीक है, शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा, तो इसे दिया है वेबर ने। ठीक है, सामुदायिक शक्ति, तो यह आपके पार्सन्स से संबंधित है। वर्चस्व, यह ग्रामसी से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक का चौथा ऑप्शन सही नहीं है, आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आई.पी. देसाई। आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, आई.पी. देसाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। मार्क्स ने अपने उद्विकासीय ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? तो वह क्रम, यहाँ पे कूट नहीं दिया गया है, तो ये सभी लाइन से ही है आपका। सबसे पहले आदिम साम्यवाद, फिर सामंतवाद, पूंजीवाद और लास्ट में समाजवाद। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये चारों ही लाइन से लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। यदि आप सभी चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन और मजबूत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।